नमस्कार, मैं आर डी सिंह, बिजनेस स्टडीज़। आज हम आपको कराएंगे ऋण पत्र एवं बॉन्ड एंड डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स। ऋण पत्र कंपनी के दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन वित्त का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता होते हैं और ऋण पत्र कंपनी की सरमुद्रा के अंतर्गत यानी सील के अंतर्गत निर्गमित किया गया ऋण की स्वीकृति का लिखित प्रमाण पत्र होता है। इस प्रकार ऋण पत्र कंपनी की सरमुद्रा के अधीन जारी किया गया एक ऐसा प्रपत्र है जो ऋण की प्राप्ति की स्वीकृति तथा उन शर्तों का वर्णन करता है जिसके अधीन ऋण लिया गया है। ये शर्तें हैं: ब्याज की दर, प्राप्त ऋण की वापसी की अवधि एवं बंधक रखी हुई संपत्ति के संबंध में। ऋण पत्र की एक मुख्य विशेषता यह है कि कंपनी द्वारा इन पर ब्याज का भुगतान किया ही जाता है, चाहे उसको हानि हो। अब आता है ऋण पत्रों के प्रकार, टाइप ऑफ डिवेंचर्स। पहला है वाहक ऋण पत्र, बियरर डिवेंचर्स। जिन ऋण पत्रों का हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी द्वारा किया जा सकता है उन्हें वाहक ऋण पत्र कहते हैं। कंपनी ऐसे ऋण पत्रधारियों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखती। इन ऋण पत्रों पर देय ब्याज का भुगतान उनके साथ संलग्न कूपनों के आधार पर किया जाता है। दूसरा आता है पंजीकृत ऋण पत्र, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। जिन ऋण पत्रों का हस्तांतरण कंपनी के कार्यालय में पूर्व सूचना द्वारा किया जाता है उन्हें पंजीकृत ऋण पत्र कहते हैं। इन पत्रधारियों के नाम ऋण पत्र रजिस्टर में लिखे जाते हैं। उनके मूलधन एवं ब्याज का भुगतान केवल उसी ऋण पत्रधारी को किया जाता है जिसका नाम ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में होता है। दूसरा आता है शोधनीय ऋण पत्र, रिडेमेबल डिवेंचर्स। जिन ऋण पत्रों का मूलधन का भुगतान कंपनी एक निश्चित अवधि के बाद कर देती है उन्हें शोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। दूसरा आता है अशोधनीय ऋण पत्र यानी रिडीमेबल डिवेंचर्स। जिन ऋण पत्रों के मूलधन का भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती उन्हें अशोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। उनका भुगतान केवल कंपनी के समापन पर ही होता है, जब यानी कंपनी समाप्त होती है। दूसरा आता है परिवर्तनशील ऋण पत्र, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। जब ऋण पत्रधारियों को यह विकल्प दिया जाता है कि वे निश्चित समय के अंदर अपने ऋण पत्रों को अंशों में बदलवा सकते हैं तो ऐसे ऋण पत्रों को परिवर्तनशील ऋण पत्र कहा जाता है। दूसरा आता है और छठा आता है सुरक्षित ऋण पत्र, नैनिशिकॉर्ड डिवेंचर्स। जब कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी संपत्ति को बंधक रखकर किया जाता है, यानी कंपनी अपनी संपत्ति को बंधक रखकर किया जाता है, तो ऐसे ऋण पत्रों को सुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। यानी जब कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन अपनी संपत्ति को बंधक रखकर किया जाता है तो ऐसे ऋण पत्रों को सुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। यदि कंपनी ऋण पत्रों की राशि वापस करने में असमर्थ होती है या रहती है तो ऋण पत्रधारियों को यह अधिकार दिया होता है कि वे बंधक रखी हुई संपत्ति को बेचकर अपनी रकम पूरी कर लें। नेक्स्ट आता है सातवां असुरक्षित ऋण पत्र। जिन ऋण पत्रों पर कंपनी अपनी किसी संपत्ति को बंधक नहीं रखती उन्हें असुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं।
अब आता है ऋण पत्रों के लाभ, डिवेंचर्स ऑफ यानी एडवांटेजेस ऑफ डिवेंचर्स। पहला है निवेशकों को लाभ यानी एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टर्स, स्थायी एवं नियमित आय, परमानेंट एंड रेगुलर इनकम, ऋण पत्रों पर पूर्ण निर्धारित दर से ब्याज नियमित भुगतान किया जाता है, कंपनी को लाभ कम हो, अधिक हो या हानि हो, इस बात का ब्याज के भुगतान पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा आता है अधिक सुरक्षित विनियोग, मोर सेफ इन्वेस्टमेंट, ऋण पत्र प्राय कंपनी की संपत्तियों को बंधक रखकर निर्गमित किए जाते हैं, इसलिए ऋण पत्रधारी कंपनी के समापन की दशा में कंपनी के सुरक्षित लेनदार होते हैं। नेक्स्ट आता है अधिक तरलता, मोर लिक्विडिटी, अंशों की तुलना में ऋण पत्रों को अधिक तरलता से बेचा जा सकता है, अतः इनमें अधिक तरलता रहती है। नेक्स्ट आता है परिवर्तन का अधिकार, राइट टू कन्वर्जेशन, परिवर्तनशील ऋण पत्रों पर उन्हें अंशों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में ऋण पत्रधारी कंपनी के स्वामी बनकर कंपनी की समृद्धि में भाग ले सकते हैं। अब आता है कंपनी को लाभ, एडवांटेज टू कंपनी, प्रबंधकीय क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं, नो इंटरफेरेंस इन मैनेजरल एक्टिविटीज, ऋण पत्रधारियों को कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, अतः वे प्रबंधकीय क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है वित्त का सस्ता साधन, चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस, ऋण पत्रों पर किया गया यानी ऋण पत्रों पर दिए जाने वाला ब्याज अंशों पर दिए जाने वाले ब्याज यानी लाभांश की तुलना में कम होता है, अतः यह दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन वित्त का एक सस्ता साधन है। नेक्स्ट आता है कर लाभ, टैक्स एडवांटेज, ऋण पत्रों पर दिया जाने वाला ब्याज कंपनी की दर कर दे आय एंड टैक्सेबल इनकम की गणना के लिए स्वीकृत कटौती होती है, अतः इससे आयकर कम देना पड़ता है। नेक्स्ट आता है समता अंशधारियों को अधिकतम आय, मैक्सिमम इनकम टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ऋण पत्रों को निर्गमित करके कंपनी समता पर व्यापार का लाभ उठाते हुए समता अंशधारियों की आय में वृद्धि कर सकती है। नेक्स्ट आता है मंदी काल में अच्छा वित्तीय साधन, बेटर फाइनेंशियल सोर्स ड्यूरिंग डिप्रेशन, मंदी काल में जनता कंपनी के अंशों में विनियोग करने से संकोच करती है, ऐसी स्थिति में ऋण पत्र प्राप्त करने का उत्तम साधन होता है। नेक्स्ट आता है कंपनी ढांचे में लोचशीलता, बेटर फाइनेंशियल सोर्स ड्यूरिंग यानी कंपनी ढांचे में लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, शोधनीय ऋण पत्र निर्गमित करके कंपनी अपनी पूंजी ढांचे को लोचदार बना सकती है। अब आती है इसकी सीमाएं यानी लिमिटेशन ऑफ डिवेंचर्स, निवेशकों को क्या हानि होती है, इसकी कम आय यानी लेस इनकम, ऋण पत्रों पर ब्याज की दर काफ़ी कम होने के कारण ऋण पत्रधारियों को आय कम होती है। दूसरा आता है प्रबंधकीय भागीदारी नहीं, नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, क्योंकि ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं, इसलिए कंपनी की सभाओं में मतदान का अधिकार नहीं प्राप्त होता। नेक्स्ट आता है कंपनी के लिए स्थायी भार, फिक्स बर्डन, कंपनी पर ब्याज का भुगतान कंपनी को निर्धारित दर से करना पड़ता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि। दूसरा आता है वैधानिक कार्यवाही संभव, लीगल एक्शन पॉसिबल,
कंपनी के ब्याज अथवा मूल धन का भुगतान करने में असमर्थ रहने पर ऋण पत्रधारी कंपनी को बंद कराने के लिए वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं। संपत्तियों पर अधिकार से साख में कमी, लॉस ऑफ गुडविल ड्यू टू क्लेम ऑन एसेट्स, सुरक्षित ऋण पत्र निर्गमित करने की स्थिति में कंपनी को अपनी संपत्तियां बंधक रखनी पड़ती हैं और इसमें कंपनी की साख में कमी आती है। अब इसके बाद आता है लाभों का पुनर्वियोजन एवं प्रतिधारी लाभ। फ्लोइंग बैक टू प्रॉफिट्स और रिटेन्ड अर्निंग। इसका अभिप्राय शुद्ध लाभ के उस भाग से है जो अंशधारियों में लाभांश के रूप में नहीं बांटा जाता बल्कि भविष्य में प्रयोग के लिए व्यवसाय में ही रोक लिया जाता है। यानी कंपनी को अपने विकास और विस्तार के लिए बड़ी मात्रा में वित्त की आवश्यकता होती है जिसे बाहरी साधनों से पूरा करना प्राय महंगा पड़ता है। ऐसी स्थिति में लाभों का कुछ हिस्सा व्यवसाय में ही लगा देना उपयुक्त रहता है। यही कारण है कि कंपनी प्रति वर्ष अपने लाभ का एक हिस्सा भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य कोष में हस्तांतरित कर देती है। इसके लाभों के पुनर्नियोजन या प्रतिधारित लाभ के लाभ, एडवांटेज ऑफ फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट एंड रिटेन्ड अर्निंग। वित्त का सबसे सस्ता साधन है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि इसे एकत्रित करने में कंपनी को कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ता, इसलिए यह वित्त का प्राप्त करने का सबसे सस्ता साधन है। बताता है व्यापार चक्रों से सुरक्षा, सेफ्टी फ्रॉम ट्रेड सर्कल। व्यवसायिक में अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सामान्य कोष में जमा रुपया इन उतार चढ़ाव के विपरीत परिणामों में कंपनी को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट आता है स्थिर लाभांश नीति, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। यदि कंपनी के लाभों का पुनर्नियोजन किया जाता है अर्थात कंपनी के पास संचय में रुपया है तो यह स्थिर लाभांश नीति अपना सकती है। स्थिर लाभांश नीति का अभिप्राय सभी वर्षों में लगभग बराबर लाभांश घोषित करने से है। यदि किसी वर्ष में लाभ कम होता है तो संचय का प्रयोग करके लाभांश के स्तर को बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है कंपनी के विस्तार में आसानी, इजी एक्सपेंशन ऑफ कंपनी का विस्तार योजनाओं को आसानी से लागू किया जा सकता है। अंशों के मूल्य में वृद्धि, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स। जैसे जैसे सामान्य कोष यानी सामान्य संचय में वृद्धि होने लगती है, इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती है। इसके परिणाम स्वरूप यानी अंशों में बाजार मूल्य में वृद्धि हो जाती है। पूंजी निर्माण में वृद्धि, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। देश की वस्तुओं को जितना अधिक निवेश किया जाता है उतना ही अधिक पूंजी निर्माण होता है। लाभों का पुनर्नियोजन भी एक प्रकार का वस्तुओं का निवेश ही है, अतः इससे देश की पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। अब आता है इसकी सीमाएं, लिमिटेशंस क्या है। एकाधिकार का खतरा रहता है, डेंजर ऑफ मोनोपोली। लाभों को अधिक मात्रा में एकत्रित करने से कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार होता है। ऐसी कंपनियां तेजी से विकसित होने लगती हैं और कुछ समय बाद वे एकाधिकार की स्थिति में आ जाती हैं। परिणाम यह होता है कि एकाधिकार की हानियां दृष्टिगोचर होने लगती हैं, कंपनी द्वारा अपनी
वस्तुओं का मनचाहा मूल्य वसूल करना एकाधिकार का सबसे बड़ी हानि होती है। अति पंजीकरण का खतरा, डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, अधिक संचय से कंपनी में पूंजी अधिक हो जाती है और इसी अनुपात में लाभों में वृद्धि न होए तो अति पंजीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी लाभों में वृद्धि नहीं होगी तो वो अति पंजीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बन जाती है। यह कंपनी के लिए दुखद की स्थिति नहीं, यानी अच्छी स्थिति नहीं होती, सुखद स्थिति नहीं होती। अंशधारियों को हानि की संभावना, पॉसिबिलिटी लॉस टू शेयर होल्डर्स, अंशधारियों को कम दर से लाभांश देकर संचय में रुपया जमा किया जाता है। यदि इस संचय रुपया को उचित प्रयोग न किया जाए तो अंशधारियों को हानि हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है इसमें वित्तीय यानी विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं, स्पेशल फाइनेंस इंस्टीट्यूट यानी इंस्टीट्यूशंस। प्राय कंपनियां अंशों एवं ऋण पत्रों को निर्मित करके काफी मात्रा में वित्त प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन परियोजनाओं यानी प्रोजेक्ट की लागत में वृद्धि होने के कारण कंपनियों को अन्य दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन साधनों के रूप में ऋण पत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद उद्योगों को बड़ी मात्रा में दीर्घकालीन और मध्यकालीन पूंजी उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई है। हमारे देश में सर्वप्रथम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में की गई थी। इस समय देश में निम्न मुख्य वित्तीय संस्थाएं कार्य कर रही हैं। पहला है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। दूसरा है राज्य वित्त निगम, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, SFC। नेक्स्ट है इसमें भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI। औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI। राज्य औद्योगिक विकास निगम, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI। भारतीय औद्योगिक विनियोग बैंक यानी IIBI, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। और ये सब इसके उदाहरण। LIC यानी औद्योगिक विकास नियम 1948 के अंतर्गत 1 जुलाई 1948 को ही इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास को सहायता प्रदान करना है और नए उद्यमियों को देश में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। बड़ी औद्योगिक इकाइयों को मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करना, देश में प्रबंध शिक्षा का विकास करना। राज्य निगम यानी वित्त राज्य निगम, स्टेट फाइनेंस। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई इसमें यानी इस नियम की स्थापना के लिए सरकार राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 में पास किया। इसके लिए यह उन औद्योगिक इकाइयों के लिए वित्त सहायता प्रदान करता है जिन पर दायरे से बाहर होती हैं, यानी IFCI से बाहर होती हैं, दायरे में बाहर होती हैं उनसे, यानी क्षेत्रीय औद्योगिक विकास एवं लघु मध्य स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय मदद करना। अब आता है भारतीय औद्योगिक विकास औद्योगिक साख एवं वित्तीय निगम, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1955 में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में हुई। यह केवल निजी क्षेत्रों को उपक्रमों को सहायता करती है, जिसमें निजी क्षेत्र के उद्योगों को निर्माण और विस्तार आधुनिकीकरण की सहायता करती है। अर्थव्यवस्था में
निवेश यानी विदेशी पूंजी की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, और उद्योगों के निजी स्वामित्व को प्रोत्साहित करना है। अब आता है भारतीय औद्योगिक विकास निगम। इसकी स्थापना 1964 में हुई, यानी, और इसे 1964 में इसे भारतीय रिजर्व बैंक के एक सहायक के रूप में स्थापित किया गया था। यह 16 फरवरी 1976 को भारतीय रिजर्व बैंक से अलग हो गई, यानी आज़ाद हो गई, और 1 अक्टूबर 2004 को पुनः एक वाणिज्यिक बैंक में बदल गया, और इसका नाम IDBI बैंक लिमिटेड रखा गया। इसमें वाणिज्य बैंकों सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना है, अन्य वित्तीय संस्थाओं को सहायता प्रदान करना है, औद्योगिक इकाइयों को सीधे ही सहायता प्रदान करना, उद्योगों को प्रबंधकीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना। राज्य औद्योगिक विकास निगम, स्टेट इंडस्ट्रियल यानी SIDC, बहुत सी राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य विकास निगमों के स्थापित करती हैं। उनका उद्देश्य है औद्योगिक विकास को बढ़ाना। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1964 को भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अंतर्गत UTI इसके मुख्य उद्देश्य हैं समुदाय की लघु बचतों को गति प्रदान करना और उन्हें उत्पादकीय उपक्रमों में लगाना, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता तथा पब्लिक के लिए आय सुनिश्चित करना। नेक्स्ट आता है इसमें वित्तीय औद्योगिक निवेश, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया IIBI। प्रारंभ में इसकी स्थापना बीमार इकाइयों को पुनर्स्थापन करने के लिए, यानी जो घाटे में चल रही थी उनका पुनः स्थापना के लिए बनाया गया था। 1985 में इसकी स्थापना पुनः करके इसका नाम इंडस्ट्रियल कांग्रेस रख दिया गया, और 1997 में इसका नाम इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है बीमार इकाइयों की पूंजी का पुनर्गठन करना, बीमार इकाइयों की प्रबंधक पद्धति का सुधार करना, आसान शर्तों पर वित्त प्रदान करना। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, इसकी स्थापना 1956 में 245 बीमा कंपनियों की राष्ट्रीयकरण करके LIC एक्ट 1956 के अंतर्गत की गई थी। इसके मुख्य उद्देश्य हैं समुदाय की बचतों को गतिशील प्रदान करना तथा ऐसे उद्योगों के लिए उपलब्ध कराना, औद्योगिक इकाइयों को सीधे ही ऋण प्रदान करना और अभिकोपन प्रक्रिया में सम्मिलित होना और ऋण अंशों में ऋण पत्रों में धन विनियोग करना। नेक्स्ट आगे रह गया है कुछ, उसको अगली वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।